हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी मधुलिका साहू जी द्वारा लिखी गई है। जब ननद ने परिवार की इज्जत को करा तार तार। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सुना तुमने सुमन? इतनी जिंदगी बीत गई तुम्हारी बकबक सुनते और इस घर की नींव में गड्ढा खोदकर पानी डालते। आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी। यह कहते हुए हेमा ने सुमन को कई थप्पड़ जल्दी जल्दी लगा दिए और उसे धक्के देते हुए कमरे में धकेल दिया। हेमा की सास सुमन की माँ गीता जी आज हेमा के आगे कुछ बोल नहीं पाई। वो भी सहमी हुई सी खड़ी रह गई। हेमा का चेहरा तमतमाया हुआ था, क्रोध से गाल लाल थे, नथुने फड़क रहे थे। उसका वश चलता तो वह उसी समय सुमन को पुलिस के हवाले कर देती, पर हेमा अपनी सास को सुनाकर बोली, अच्छे घर की बेटी होने के कारण सुमन को हवालात की हवा ना खिलाकर घर की इज्जत ही बचा रही हूँ, वरना इसने तो काम ऐसा किया है कि इसे पुलिस का डंडा और हवालात ही मिलना चाहिए, तब इसका दिमाग सही होगा। सुमन ने हेमा भाभी का यह रूप कभी नहीं देखा था। वह भाभी को भाभी नहीं हेमा कहती थी। हालांकि सुमन माधव से आयु में छोटी थी और माधव को बाई कहकर बुलाती थी, पर भाभी को भाभी ना कहकर हेमा कहती थी। कभी कभी हेमा का दिल करता था कि सुमन को एक अच्छा सबक सिखाए, पर घर में सुमन और सास की चलती थी। ससुर सास के आगे बिगी बिल्ली बने रहते। यह बात हेमा ने ससुराल आते ही महसूस कर लिया था। उसकी शादी हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। बाहर बैठक में ससुर के कुछ मिलने वाले लोग आए थे। ससुर ने चाय के साथ नाश्ता बाहर भिजवाने की बात कही, पर सास एकदम से चिल्ला पड़ी, सारे लखेरे सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आते हैं। मैं फालतू नहीं बैठी हूँ जो निकम्मों के लिए चाय पानी का इंतजाम करती फिरूं। हेमा सास के इस उत्तर को सुनकर हतप्रभ रह गई। मेहमानों के लिए कोई इस तरह की बात बोलता है? सास की बात सुनकर सारे मेहमान चले गए। ससुर बिना कुछ बोले उठकर घर से बाहर निकल गए थे। सुमन भी अपनी माँ के कर्कश स्वभाव को पाई थी। उससे ज्यादा सुमन में चालाकी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे करेला वह भी नीम चढ़ा। हेमा सुमन से साफ रंग की थी। उसके नए नक्श भी तराशे हुए थे। यही बात सुमन को पसंद नहीं थी और हेमा को नीचा दिखाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। सुमन के भाई माधव में दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई थी जो उसमें नहीं थी? शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना और वेश्याओं के पास जाना सब कुछ करता था। उसमें दुनिया की बुराइयां कूट कूट कर भरी थी। जटाशंकर का परिवार वैसे तो संपन्न परिवार में गिना जाता था, पर इस समय माधव की खूबियां इस परिवार की संपन्नता से अधिक पूरे समाज में फैली थी। इसलिए उसे कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। बाई की शादी का पीड़ा शातिर सुमन ने उठाया। उसने अपनी एक सहेली वंदना, जो उस जैसे ही शातिर थी, उससे कोई अच्छे घर की लड़की बताने को कहा। वंदना की चचेरी बहन रीमा के ससुराल में एक लड़की विवाह योग्य थी। रीमा से वंदना की बिल्कुल भी नहीं पटती थी। मन ही मन वंदना रीमा से जलती थी। सुमन की इच्छा जानकर वंदना को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। वंदना ने रीमा से जटाशंकर परिवार की बहुत तारीफ किया और खूब सारे सब्ज बाग दिखाए और रीमा को हेमा की शादी माधव से करवाने के लिए राजी कर लिया। अगले रविवार को माधव अपने माता पिता के साथ हेमा को देखने गया। हेमा खूबसूरत थी, इसलिए माधव के बिना सुमन से पूछे हाँ करने के कारण सुमन उसी पल से हेमा से जलने लगी। उसे लगा कि अभी हेमा घर आई नहीं और माधव हेमा के प्रभाव में आ गया। फिर तो जब वह घर आ जाएगी तो उसके हाथ से घर की कमान निकल ही जाएगी। हेमा से माधव की शादी 2 महीने के अंदर ही हो गई। शादी के तीसरे दिन सुमन ने कहा, हेमा, कल से मेरा कॉलेज है, अब तुमसे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। सुबह मेरा नाश्ता और टिफिन तैयार कर देना। हेमा नाम से बुलाए जाने से हेमा अचंभित हो गई।
उस शाम को अपने कॉलेज से लौटने के बाद सुमन ने हेमा की शादी वाली अटैची बिना हेमा से पूछे खोलकर अपने लिए एक साड़ी बिना हेमा को बताए ही निकाल ले गई। उसे उस शाम अपनी सहेली के घर जाना था। जब सुमन तैयार होकर आई तब हेमा ने अपनी साड़ी पहने हुए सुमन को देखा। हेमा को आश्चर्य में पड़े देखकर सुमन ने साफ शब्दों में कहा, हेमा, आज ही अपने कपड़े अलमारी में लगा लेना, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल लूँगी। और हाँ, अलमारी में ताला ना लगने पाए, याद रखना, वरना। रात को सुमन जब लौटी तब हेमा की साड़ी पर नाश्ता गिरने के दाग पड़े हुए थे, जो उसने बिना धोए हुए ही हेमा की पलंग की ओर इस आशा से फेंक दिया कि हेमा खुद अपने कपड़ों की चिंता करे। नाश्ते के दाग देखकर हेमा को खराब लगा, पर नई शादी होने के कारण बस चुप्पी लगाकर रह गई। हेमा को परेशान करने का सुमन कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हेमा को आए अभी 10 दिन नहीं हुए थे, मेहमान सारे जा चुके थे, तो सुमन ने अपनी माँ गीता से सलाह कर घर की कामवाली को निकाल दिया। अब घर का सारा काम हेमा के ऊपर आ गया। हेमा को घर के कामों को करने की आदत थी, तो वह इस परिवर्तन को आसानी से झेल गई। पर जब भी हेमा बर्तन मांजने जाती, सुमन पता नहीं कहाँ से बर्तन निकाल लाती और मांजने में डाल देती। क्या मजाल जो हेमा के आने के बाद किसी ने एक ही गिलास में 2 बार पानी पिया हो। सब लोग पानी पीते, खाते और बर्तन मांजने में फेंक देते। सिर्फ इतना ही नहीं, सुमन ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि इसे इतना परेशान किया जाए कि यह घर छोड़कर भाग जाए। अब हेमा के पास काम करने से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। दिन काम करने में बीत जाता और रात को माधव शराब पीकर कमरे में आता और हेमा के शरीर से तब तक खेलता जब तक हेमा अर्ध बेहोशी की अवस्था में नहीं पहुंच जाती। माधव हेमा की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। हेमा कभी कभी उसे समझाने की कोशिश करती कि शराब ना पिया करे, पर माधव के मुंह को लगी शराब छूटती नहीं थी। हेमा की सेहत काम कर कर के खराब हो रही थी और माधव की सेहत शराब पी पी कर। एक दिन हेमा ने अपनी सास से माधव की सेहत के लिए बात किया। इस पर गीता ने उल्टे माधव को सही ठहराते हुए हेमा को ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। वह मेरा बेटा है, अपने पैसे की शराब पीता है, अपने पैसे से जुआ खेलता है। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तुम्हारे बाप का क्या जाता है? वो शराब भी पिएगा और जुआ भी खेलेगा। इतना ही नहीं, वेश्या के पास भी जाएगा। वो हिजड़ा नहीं है, समझी? आदमी है आदमी, तो वह कुछ भी कर सकता है। तुझे रहना हो तो चुपचाप रह इस घर में, वरना निकल जा अपने मायके। कहा तो हेमा अपनी सास के पास गई थी कि उसे सास का सहारा मिल जाएगा, और हो गया उल्टा। उन्होंने माधव को उल्टे उसका नाम लेकर भड़का दिया। माधव अपनी माँ और हेमा की बात सुन रहा था। उसके बाद माधव को अपनी माँ से शह मिलने से जैसे खुली छूट मिल गई हो। उसी दिन के बाद माधव ने घर देर से आना शुरू कर दिया। जब हेमा ने देर से आने का कारण पूछा तब माधव एकदम से हेमा की चोटी पकड़कर बोला, तू जानना चाहती है मैं देर से क्यों आता हूँ? ठीक है, आज ही तुझे बताता हूँ। उस रात माधव बहुत देर तक नहीं आया। हेमा इंतजार करती रही। जब रात के 12 बज गए और सब सो गए तब घर के दरवाजे की कुंडी माधव ने बजाई। हेमा उसी का इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खोला तो एक झटके में माधव अपने साथ एक औरत को अंदर ले आया। माधव एक औरत को कमरे में ले आया और अंदर आकर उसने 2 जनों का खाना कमरे में लाने को बोला। हेमा समझ नहीं पाई कि यह औरत कौन है और 2 जनों का खाना कमरे में क्यों मंगवा रहा है। हेमा ने माधव के इंतजार में अब तक खाना नहीं खाया था, इसलिए इस समय रसोई में सिर्फ माधव और हेमा का भोजन ही बचा रह गया था। अतः वह वही खाना 2 प्लेटों में लगाकर ले आई। कमरे में माधव और उस औरत ने उस औरत के साथ वही खाना खाया और हेमा से कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा। हेमा ने उससे पूछा, यह औरत कौन है? क्या वह सास को बुलाकर लाए? माधव ने माँ का नाम सुनते ही
उसे औरत के सामने हेमा को तड़ाक तड़ाक 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और हेमा को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तू चुपचाप सब देख कि कैसे पति को वश में किया जाता है। मार पड़ने से आहत और अपमानित होकर हेमा एकदम जंड हो गई थी। माधव ने उसे धकेलते हुए कुर्सी पर बैठा दिया, फिर उस औरत को बिस्तर पर ले गया और उसके सामने ही उस औरत से संबंध बनाना शुरू किया। हेमा ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने मुंह मोड़ लिया। यह देख एक बार फिर माधव उठा और हेमा को लात घुसा मारते हुए बोला, देख हम दोनों को, वरना तुझे कल ही जाकर मंडी में बेच आऊंगा। अपने आप को बेच दिए जाने के बारे में सुनकर हेमा सहम गई और सब देखने को विवश हो गई। हेमा ये सब देखकर एकदम टूट गई। दूसरे दिन सुबह माधव उस औरत को लेकर कमरे से निकल गया। तब सुमन हेमा के कमरे में आई और बोली, क्यों हेमा, रात बढ़िया वाली फिल्म देखी, मज़ा आया ना? अरे मुझे भी बुला लेती, मैं भी ब्लू फिल्म देख लेती। और इतना कहकर चल दी। हेमा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि सुमन को बाई भाभी के लिए ऐसी बात कहने के लिए टोक देती। थोड़ी देर में गीता भी अपने कमरे से निकली और हेमा को बोली, बहुत जबान चलाती थी ना मेरे बेटे के लिए, अब देखना मेरा बेटा रोज पिएगा और रोज औरत लेकर आएगा। हेमा अपने ससुराल में फंस चुकी थी। शादी होने के पहले तक लड़कियां चाहे जैसी जी लें, पर शादी होने के बाद वह ऐसे जाल में फंस जाती हैं जिससे निकलने का कोई जरिया नहीं होता। एक बार उसके मन में आया कि वह अपने मायके सब बता दे, पर फिर कभी भी ससुराल में लौट कर ना आ पाएगी, क्योंकि रीमा चाची ने इस घर में ये संबंध यह कहकर करवाया था कि घर परिवार बहुत अच्छा है। अब तक उसने हमेशा इस घर की बड़ाई ही किया था, कभी इस घर की शिकायत नहीं किया था। तो अगर अब शिकायत करती तो कौन उसकी बातों का विश्वास करता? ऊपर से माधव ने उसे बाजार में बेच देने की धमकी दे दिया था। हेमा मन महसूस कर रह गई। वह किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं सकती थी, पर इस घटना ने सुमन को और ज्यादा धड़क बना दिया। वह सोचने लगी कि अगर बाई शराब पी सकता है तो वह क्यों नहीं पी सकती। एक दिन चुपके से उसने बाई की बोतल से शराब निकाल कर पी लिया। थोड़ी देर में उसे नशा चढ़ गया और उसे बहुत मज़ा आया। उसने कॉलेज में भी 4-5 लड़कों का ग्रुप बना लिया और हर दिन शाम को हेमा की साड़ी सलवार सूट पहनकर जाने लगी। हेमा सुमन में आए परिवर्तन को देख रही थी, पर गीता को अपनी बेटी के इस परिवर्तन को देखकर अच्छा लगता था। उसे अपनी बेटी के मॉडर्न होने का बड़ा गर्व होने लगा था। अब सुमन अक्सर घर देर से आने लगी। कोई ना कोई लड़का उसे अपनी गाड़ी से छोड़ जाता। नशे में झूमती हुई वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। गीता जी सुमन के व्यवहार में आए परिवर्तन को देख रही थी, पर वह इसे बड़े घर की निशानी मानकर चुप रहती। गीता के चुप रहने से सुमन को और ज्यादा शय मिल रही थी और वह बेखौफ होकर लड़कों के साथ देर रात तक घूमती रहती। ये सब देखकर भी जेठाशंकर चुप रहने को मजबूर थे, क्योंकि गीता सदा सुमन का पक्ष लेती रहती थी। हेमा ने सुमन में आए इस परिवर्तन को देखा और माधव से कहा, पर माधव ने हेमा को थप्पड़ मारकर कहा, अनपढ़ गवार, खबरदार जो मेरी बहन के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो जुबान बंद रखो अपनी, वरना गाल लाल करवाने के लिए तैयार रहना। सच ये था कि माधव किस मुंह से अपनी बहन को मना करता, इसलिए उसने उल्टा हेमा को ही मारकर चुप करा दिया। इसके बाद हेमा क्या कह सकती थी? उसने अंदाज लगा लिया कि अगर सास गीता जी से कहा तो भी उल्टा उसे ही मार पड़ेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि वह अपनी जुबान बंद रखे। सुमन को अब टोकने वाला कोई नहीं था। उसका शराब पीना बढ़ गया था और देर से घर आना भी चालू रहा। हेमा पहले ही की तरह घर के सारे काम चुपचाप करती रही। सुमन के नशा करने की आदत अब बदल रही थी। अब उसने शराब की जगह स्मैक हीरोइन लेना शुरू कर दिया। शुरू में उसे नशा के ठेकेदारों ने मुफ्त में नशा करवाया, फिर जब उसकी आदत पड़ गई तो उससे पैसे मांगने लगे। बिना नशों के सुमन की हालत बिगड़ने लगती। इसके लिए उसने पहले घर की चीज़ों को बेचना शुरू किया,
फिर अपने जेवरों को बेचा। जब वह भी खत्म हो गए तो नशों के व्यापारियों ने उसे अपनी देह बेचने पे मजबूर कर दिया। सुमन अब देह व्यापार में सिर्फ नशों की आदत के कारण फंस गई। जल्दी ही किसी के से पैसे के लिए शारीरिक संबंध बनाए और परिणाम स्वरूप उसने गर्भ धारण कर लिया। इसके दूसरे महीने से उसे उल्टियां शुरू हो गई। तब गीता जी को होश आया कि सुमन को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। एक दिन गीता जी ने हेमा से कहा कि वह सुमन को डॉक्टर को दिखा लाए। सुमन हेमा के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर गीता जी की आज तबीयत ढीली लग रही थी, इसलिए हेमा ही सुमन को डॉक्टर के पास लेकर गई। सुमन का चेकअप करके डॉक्टर ने हेमा को बता दिया कि सुमन गर्भवती है, उसका विशेष ध्यान रखिए। हेमा ने यह सुना तो उसे अपने संदेह को सच होते देख लिया। हेमा परिवार की इज्जत का सोचकर बहुत बिहल हो उठी। वह अपना आपा खो बैठी और घर आकर पहले गीता जी को सारी बात बताई। गीता जी ने उसके गर्भ धारण की बात सुनकर पहले तो अपने सर पर हाथ रख के बैठ गई, फिर अचानक उठी और सुमन को तड़ 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 कर मारने लगी। गुस्सा तो हेमा को भी लगा था, पर उसने आज सुमन को अच्छा सबक सिखाने की सोच लिया। आज पहली बार हेमा ने ऊंची आवाज में सुमन को निर्देशित किया, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सुना तुमने सुमन? इतनी जिंदगी बीत गई तुम्हारी बकबक सुनते और इस घर की नींव में गड्ढा खोदकर पानी डालते। आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी। ये कहते हुए हेमा ने सुमन को कई थप्पड़ जल्दी जल्दी लगा दिए और ये कहते हुए उसे धक्के देते हुए कमरे में धकेल दिया कि अब तुम कमरे से तब निकलोगी जब मैं कहूंगी। हेमा की सास गीता जी आज हेमा के आगे कुछ बोल नहीं पाई। वो भी सहमी हुई सी खड़ी रह गई। बेचारे जेठा शंकर जी तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए, फिर अचानक उठे और गीता जी को तड़ तड़ करके मारने लगे और कहते जा रहे थे, यह सब तुम्हारी शय के कारण हो रहा है। सुमन और माधव दोनों तुम्हारे ही कारण बिगड़े हैं। आज गीता जी को जेठा शंकर के ऊपर पलट कर बोलने का कोई कारण नहीं मिला। आज वह ना सिर्फ मार भी खा रही थी बल्कि चुप भी थी। हेमा ने माधव को सुनाते हुए कहा, उस दिन तुमने एक बाजारू औरत को मेरे कमरे में लाकर मेरा अपमान किया था ना, लो आज तुम्हारी बहन वैसी ही औरत बन गई है। माधव भी सब देख सुनकर एक कोने में सिमट गया था। आज वह भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। हेमा का चेहरा तमतमाया हुआ था, क्रोध से गाल लाल हो रहे थे और नुतने फड़क रहे थे। उसका वध चलता तो वह उसी समय सुमन को नशा करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देती, पर हेमा अपनी सास को सुनाकर बोली, इसने ना सिर्फ नशा किया बल्कि नशों की लत के कारण घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। अच्छे घर की बेटी होने के कारण सुमन को हवालात की हवा ना खिलाकर घर की इज्जत ही बचा रही हूँ, वरना इसने तो काम ऐसा किया है कि इसे पुलिस का डंडा और हवालात ही मिलना चाहिए, तब इसका दिमाग सही होगा। अब इसे नशा मुक्ति केंद्र में न केवल भर्ती होना पड़ेगा बल्कि इसे परिवार की इज्जत के लिए गर्भ भी गिराना पड़ेगा। इतना कहकर हेमा ने किसी नशा मुक्ति केंद्र को खोजना शुरू कर दिया और किसी महिला डॉक्टर को भी, जिससे सुमन को अनचाहे गर्भ से छुटकारा दिलाया जा सके। कहने की जरूरत नहीं कि इसके बाद हेमा की इज्जत परिवार में बढ़ गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।